चाहिए। एलएम बंसल साहब जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सम्मानित पत्रकार हैं, हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं। संजय शर्मा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। कैप्टन अभिमन्यु जी को आपने पूरा सुना, क्या लगा कैप्टन अभिमन्यु की बातों से? किसी भी बड़े राजनेता के बयानों में जिस तरह की राजनीतिक समझदारी दिखती है वो दिख रही थी, या वाकई वो इस बात से इनकार कर रहे थे कि हरियाणा में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब वो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो कतई मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, वगैरह वगैरह? मेरा मानना है कि कैप्टन साहब बहुत अनुभवी और समझदार राजनीतिज्ञ हैं जी, और वो ये समझते हैं कि पार्टी बहुत सारे जातीय समीकरणों को समझने की कोशिश करेगी चुनाव में जाने से पहले। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में भारी मत में जो नॉन जाट सेगमेंट है उसका वोट मिला है। कांग्रेस का बहुत सारा वोट शिफ्ट हुआ है जाट सेगमेंट में, पहले से ही भरा हुआ है। एक तरफ हुड्डा साहब हैं, एक तरफ चौटाला परिवार है जी। तो कैप्टन साहब बोलने की स्थिति में इसलिए नहीं है कि वो ये नहीं जानते कि पार्टी को असल में किन आधार पर फैसला लेना पड़ेगा। ठीक है संजय जी, तो ठीक है। अब ये तो तब पार्टी तय करेगी, पर मुझे ऐसी कम संभावना लगती है कि बीजेपी। ठीक है सर, हम आएंगे आगे, आपके पास आएंगे। कई और सवाल है, खासतौर से बीजेपी हज का गठबंधन को लेकर सवाल है, जिस पर कैप्टन अभिमन्यु ने यह कहा कि पार्टी आलाकमान तय करेगा। अभी तक प्रदेश में बीजेपी हज का गठबंधन अटूट है, लेकिन जो स्थिति परिस्थिति तैयार हो रही है उससे ऐसा लगता कतई नहीं है। एलएम बंसल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एलएम बंसल साहब, आज आपने नरेंद्र मोदी का भाषण और उनकी भावुकता दोनों संसद के सेंट्रल हॉल में देखे होंगे, किस तरह से देखते हैं आप उनकी इस भावुकता को? नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक रहे हैं, प्रचारक रहे हैं, और जो उनका भाषण था उस भाषण में वही सब चीज़ें झलक रही थी। ठीक है। एक गरीबी से जिस तरह से वो उठे, बाद में एक नेता बने, उनको गुजरात का संगठन का काम दिया गया, फिर वहाँ के मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो आज प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने जा रहे हैं। तो इन सब बातों को देखकर लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो भावुक होकर बीच में 2 बार रोए, एक बार उन्होंने अडवाणी की बात पर उनको तकलीफ हुई, और दूसरी बात उनको और तकलीफ हुई कि भारत माता, उन्होंने कहा कि भारत माता मेरी माँ है, और कहा कि भाजपा मेरी माँ है, और माँ के प्रति कृतज्ञ होना पड़ता है, माँ के प्रति सेवा करनी पड़ती है, माँ की कृपा नहीं चाहिए, माँ को सेवा करने का मौका देना पड़ता है, माँ की कृपा चाहिए। तो इस तरह की सब बातों से लगता है कि उनके भाषण में राजनीतिक बहुत कम थी। दूसरी बात, जिस तरह से उन्होंने कहा कि अंत्योदय की उन्होंने बातचीत की, वो अंत्योदय की बातचीत भी श्री दीनदयाल उपाध्याय का उन्होंने याद भी किया, दीनदयाल उपाध्याय को, और दीनदयाल उपाध्याय को याद करते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह से गरीबों का, मजदूरों का, और जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको किस तरह से विकास की राह पर लेके जाएंगे। तो ये बात भी जो है वो भी संघ की रीति नीति से ही निकल कर आई है। लेकिन बंसल साहब, जब एक तरफ वो भावुक हो रहे थे, उनके आंसू निकल रहे थे, 2 बार गला भी भराया, उन्होंने पानी पिया, उसके दूसरी तरफ वो अपने इरादे भी जाहिर कर रहे थे, वो अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश भी दे रहे थे कि जोश और जश्न का वक्त अब गया, इस जश्न और जोश के पीछे बड़ी जिम्मेदारी है जिसे पूरा करना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2019 में जब हमारी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के हाथ में होगा, इस सदन में होगा, तब सही विश्लेषण होगा। इसके मैं 2 कारण समझता हूं। एक कारण ये कि भाजपा को जिस तरह से पूर्ण बहुमत मिला है, भाजपा आज किसी भी दल की बैसाखी पर नहीं है। अभी तक जो पिछले 15-20 वर्षों का अगर हम इतिहास देखें जी, तो कोई न कोई पार्टी जो भी सत्ता में रही है वो सत्ता में किसी न किसी की बैसाखी पर जिंदा रही है, खींचतान बनी रही है जी। आज श्री मोदी इसलिए यह बात कह रहे हैं कि उन्हें पूर्ण बहुमत मिला है, वो, और पूर्ण बहुमत भी उनको अपने बल पर मिला है, और नरेंद्र मोदी को इस बात का पूरा अंदाजा है कि किस जी। एक और है राजीव, इसमें अभी तक भारतीय जनता पार्टी
जो उनके मूल मुद्दे रहे या विचारधारा रही, बीच में जैसा बंसल साहब ने बताया, और उन्होंने तो अपनी आंखों से ये ना जाने कितने चुनाव देखे ही नहीं है, ये तमाम सारे आंदोलन और झंझावात देखे हैं भारतीय राजनीति के। तो आप एक चीज़ बताइए, अभी तक उनके पास एक एक्सक्यूज़ होता था जब उनसे जनता या कैडर या कार्यकर्ता पूछता था कि आप लोगों को सत्ता में बैठाया हम लोगों ने मेहनत करके, तपस्या करके, और जो हमारे जिसको कहते हैं कि हमारा एजेंडा है या जो हमारी विचारधारा है उसके अनुसार तो आप चले नहीं। तो उनका एक जवाब होता था कि हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है, जिस दिन वो दे दोगे उस दिन देख लेना कि हम किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से हम देश में परिवर्तन लाते हैं या पार्टी विद डिफरेंस अपने आप को प्रूव करते हैं। तो अब वो एक्सक्यूज आज से उसका वक्त कम से कम अब नहीं है, नहीं रहा। और ये चुनौती नरेंद्र मोदी बखूबी समझ रहे हैं, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। हम जेटली साहब के पास जाएंगे। जेटली साहब, जब कैप्टन अभिमन्यु जी जुड़े हुए थे तो आप उनसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे, ये तो उनकी राय थी, लेकिन हम एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता होने के नाते आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज जो इमोशनलिटी दिखी नरेंद्र मोदी की, उसके बाद जो चुनौतियों का जिक्र उन्होंने किया, उन्होंने लक्ष्य का जिक्र किया, इंडियन नेशनल लोक दल जो एनडीए को बिना शर्त समर्थन दे रही है, वो इस भावुकता में, इन चुनौतियों में, इस संबोधन में क्या देख रही है, क्या भविष्य ढूंढ रही है देश का? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो मैंने क्वेश्चन, जो अपने प्रश्न रखे कैप्टन अभिमन्यु से जी, उन्होंने मेरे एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया, और वो एक लंबा चौड़ा भाषण देके यहाँ से गए और मुझे भाषण बोल के गए। सबसे बड़ी बात थी कि प्रश्न का उत्तर देना चाहिए था उन्हें। मैंने उनसे पूछा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हो तो आप इसकी शुरुआत कर्नाटक से क्यों नहीं करते, उन्होंने जवाब नहीं दिया जी। और क्योंकि वो एक उन्होंने अपना कद भी बताया कि उनका कद कितना है जो भाषण देने के लिए ऑथोराइज है। चलो अब मैं दूसरी बात करता हूं जी, वो ये करना चाहता हूं, आज जो जिस तरीके का सिस्टम देखा गया, अगर आप बहुत गौर से देखें, लोकसभा टीवी, कहीं कहीं पे सोशल मीडिया में और यूट्यूब पे भी देखने को मिलता है, अगर आप उस भाषण को बहुत गौर से देखें तो वहां बैठे हुए नेता कहीं पे आपको भावुक नजर नहीं आ रहे। आप उमा भारती जी को देखें तो मुंह पे हाथ रख के हंसती हुई नजर आएंगे आपको मोदी जी के भाषण को सुनते हुए। आप दूसरे नेताओं को देखें तो कुछ नेता आपको सोते हुए नजर आएंगे। ये जब नेता वहां पे पहुंचे हैं उसी टाइम भावुक क्यों नजर आए हैं, पहले तो इस ड्रामा को समझना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, जैसा कैप्टन अभिमन्यु ने अभी बात शुरुआत करी, तो आपके हिसाब से वो सारा ड्रामा था। एक मैं आपको रेफरेंस देना चाहता हूं, इस देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जैसे भी प्रधानमंत्री रहे हैं जो शायद मोदी जी से भी नीचे से उठकर आए थे, वो नहीं रोए थे, उन्होंने देश के लिए जंग लड़ी थी। आज जो नरेंद्र मोदी जी को आज जो नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट मिला है, ये मैंडेट आज नहीं मिला है, ये मैंडेट पहले ही मिल चुका था, 16 तारीख को मिल चुका था, इसका रिजल्ट आ चुका था। आज नरेंद्र मोदी जी भावुक किस ग्राउंड पे हो रहे हैं, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है, क्योंकि 3 बार के मुख्यमंत्री हैं वो अभी सीधा ही अपने गुजरात वाले 40 गज के घर से उठकर और सीधा संसद में नहीं पहुंचे हैं। वो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 बार उनका एक बड़ा कद है देश में, उनका एक बहुत बड़ा कद था। उन्होंने एक बात बोली कि मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने विधानसभा देखी थी, आज जब मैं सांसद जीत के आया हूं तो मैंने लोकसभा देखी है। इस बात को लेके भावुक अगर होते हैं तो मुझे लगता है उनकी भावुकता क्यों है, मुझे संक्षेप में मतलब वो ड्रामा कर रहे थे। पहला तो ये है कि जो संवेदनशील नेता होता है उसको पता होता है कि कब भावुक होना और कब उसको मार्गदर्शन करना, कब मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। तो ये मोदी जो है ना बहुत संवेदनशील नेता है, तो इसलिए हर वक्त आपने देखा होगा जब उनको चुनौती सामने आती है तो चुनौती जब लेता है नेता तो चुनौती का पूरा मुकाबला करता है। लेकिन जब चुनौती करते और गालियां सहते, क्योंकि आप देख रहे होंगे जब से मुख्यमंत्री बन के गए हैं तब से लगातार, और खासतौर पर जो गोधरा का दंगा, गुजरात के दंगे के बाद जो लगातार हमले हो रहे हैं, और पिछला जो चुनाव हुआ है, पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा कितना मोदी, क्योंकि केवल सभी दलों का, अगर सभी दलों का कोई अगर एक ही टारगेट था वो तो एक ही निशाना जी। तो अब मोदी जब होता क्या है कि जब कोई बच्चा भी आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा तमाम मुसीबत पार करके कोई एग्जाम में पास कर लेता है तो अपने माता पिता के सामने, अपने भाई बहनों के सामने जब जाता है ना, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बड़ी मेहनत से पढ़ा और वो बहुत ज्यादा 90% नंबर आ गए उसके, या वो अव्वल आया, जब अपने वो फैमिली मिलता है, अपने दोस्तों में मिलता है तो उसके खुशी के आंसू निकल कर आते हैं, देखो मैं तकलीफ से पढ़ा, मैंने ये कर दिखाया। राजेश जी, अगर यही खुशी के आंसू थे तो ये आडवाणी जी की आंखों में भी आए। दूसरा ये है कि सिर्फ मैं उन नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने अभी जो सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ, या लोग फोन आए,
जिन लोगों ने भी मोदी का भाषण देखा, मोदी जो रोने लगे उनको देखा, लोग भी भावुक हो गए। लोगों ने बड़े कमेंट किए, सोशल मीडिया पर बहुत कमेंट आए हैं कि मोदी का कितना है एकदम, मतलब लोग मोदी के भावुक होने से लोग भी भावुक हैं। और कोई मतलब लेकिन राष्ट्रपति जेटली साहब भावुक क्यों नहीं हो रहा है? देखिए मेरी बात सुनिए, इनको वो भावुकता पसंद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अब तो ये हम बाहर से समर्थन भी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात एनडीए को। मैंने सबसे पहली बात ये रखी, सवाल है कि भावुकता को भी ना राजनीति में अगर आप कहीं किसी उस पे इंसान ही है, आप और हमारे जैसे ही लोग हैं। नहीं, और दूसरी चीज जेटली साहब, जो आप कह रहे हैं अब तो इस ड्रामे से कोई मैसेज नहीं जा रहा ना। नरेंद्र मोदी को अगर कहीं आंसू आ जाए क्या तो रोक नहीं सकते। आपने कहा ना कि वो एक ड्रामे से ज्यादा कुछ नहीं। आप मेरी बात सुनेंगे तो समझ में आएगा। आप ये देखिए, एक साल पहले से जो बातें शुरू हुई थी, नहीं वो सब ठीक है, हम आपसे सिर्फ जवाब नहीं दूंगा तो हमें संजय जी के पास भी जा रहे हैं, आप बहुत पीछे चले जाओगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब एक राजनीतिक दल, ऐसा है, मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूं, जो एक साल पहले का भाषण था वही भाषण अभी अभिमन्यु जी ने दिया, जो भाषण वो देते हुए आ रहे होंगे। मैं दूसरी बात ये बोलना चाहता हूं, जिस लेवल की राजनीति हो रही है, जिस लेवल पे वो आज मोदी जी पहुंच चुके हैं, शायद जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने होंगे गुजरात के, उस टाइम उनको भावुक होना चाहिए था। आज जिस कैटेगरी में जिस लेवल पे है, वहां भावुकता नहीं आनी चाहिए। ओके, आप ये बता दीजिए फिर कि मोदी जी की भावुकता क्या है? आपके एक प्रवक्ता होने के नाते या आपकी पार्टी की नजर में उनकी भावुकता को, उनके आंसुओं को आप कैसे देखते हैं? अगर वो सियासत है, वो ड्रामा कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, अगर वो अपने ही पार्टी के लोगों को एड्रेस करते हुए ये बोलना चाहते हैं कि मैं फला शहर की मीटिंग छोड़ के दिल्ली अशोक रोड पे आया था, जब मुझे प्रधानमंत्री, सुनिए मेरी बात को, जब प्रधानमंत्री पद के लिए बुलाया गया था, मेरी दावेदारी मजबूत होनी थी, अगर वो उस बात को लेकर भावुक होते हैं तो मैं इसको ड्रामा कहूंगा। हाँ, अगर वो देश की समस्याओं को लेकर, और अगर उनके पास वो चार्ट पहुंच चुका है, उनके पास वो फाइल्स पहुंच चुकी है जो ये बताती है देश किस तरीके से डिटेरियोरेट हो चुका है, अगर उसको पढ़ के भावुक होते हैं तो मैं उनकी भावुकता समझ सकता हूं। ठीक है, हम संजय शर्मा के पास चलेंगे। संजय जी, आपको क्या नजर आ रहा है? नरेंद्र मोदी ने आज सेंट्रल हॉल में जो कुछ कहा, कहते वक्त उनके आंसू निकले, आडवाणी जी ने उन्हें गले लगाया, ऐसा लगा कि दोनों ही नेता बड़े भावुक हो रहे थे। सदन में बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जिनकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये भावुकता क्या इशारा कर रही है? जेटली साहब से आप इत्तेफाक रखते हैं या फिर आप दूसरी बात कहेंगे संजय जी? मैं कुछ और तरह से देखता हूं इसको जी। हमें नरेंद्र मोदी जी को एक राजनीतिक इंसान समझने की कोशिश करनी चाहिए। आप अगर गौर करें तो उनके खिलाफ सारा प्रचार ये हुआ था कि वो अमीर लोगों के प्रतिनिधि हैं और वो सारे अंबानी अदानी इस तरह की बातें चलती रहीं जी। तो मोदी जी के सामने जो आगे की चुनौती है वो इतनी सीधी नहीं नजर आती। उसका वजह यह है कि वो उन्हें गरीब को अश्योर करना है इस देश में कि मैं आपके ही साथ का हूं, मैं आपके ही वर्ग से आया हूं। लेकिन साथ साथ जो लोग और जो वैल्यू क्रिएट करते हैं समाज में, जो लोग जिन्हें हम धनाढ्य कह देते हैं जी, उनके लिए भी उन्हें पॉलिसीज में तो कुछ करना ही होगा। तो वो बेसिकली जो ये पूरा चुनाव जीता है मोदी जी ने, वो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स का कमाल है। इसीलिए वो रोए, इसीलिए वो नेचुरल इंसान की तरह दिखना चाहते हैं, जिससे कि लोग उनकी भावना से जुड़ के उनका साथ देने लगे। तो मैं इसको इस तरह से देखने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी एक और बात जो बिल्कुल नई है कि हमारे देश के सामने गरीबी हटाने के लिए एक बड़ी चुनौती ये कि 2015 में हमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल मीट करने हैं, जिसमें यूएन ने हमारे सामने कुछ टारगेट्स रखे हैं कि आपको गरीबी को इस लेवल पे ले आना है। तो मुझे इस बात से एक बड़ी अश्योरेंस हो रही है, मोदी जी जब अपनी गरीबी के साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं, कि वो शायद इस बात से उनका ध्यान नहीं हटेगा। लोग उन पे इस बात के लिए विश्वास नहीं करते कि वो सच में गरीबी के लिए कोई प्रोग्राम ला पाएंगे। ठीक है संजय जी, रहिए आप हमारे साथ।